तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि कल की क्लास में हम लोग इकाई 8 को पढ़े थे और उसका हमने पढ़ा था पार्ट 5। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट इसका 6, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये हमारे चैप्टर का नाम है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर डे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्या पढ़ रहे हैं जी? एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, मतलब लाइन बाय लाइन इसका वर्णन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका तथा प्रभाव। प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका तथा प्रभाव, यानी कि इस अखबार का इस राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जिन जिन लोगों को दिक्कत होगा, मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका तथा प्रभाव। मतलब इस अखबार का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें इसकी क्या भूमिका थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आज का यही हमारा टॉपिक रहेगा। प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, सबको प्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आंदोलन में कोई भी पक्ष हो, चाहे वो पक्ष है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स, सामाजिक यानी कि लोगों के बीच, आर्थिक यानी रुपया पैसा, संस्कृति हमारा कल्चर, कोई भी क्षेत्र हो, सब पर प्रेस का असर पड़ा है, सब पर अखबार का असर पड़ा है। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का कार्य किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वो लोगों का शोषण करते थे। लोगों का क्या करते थे? शोषण करते थे। तो इनके शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश, पर्दाफाश का अर्थ होता है लोगों के सामने इनकी सच्चाई को लाना। आप लोग सुनते होंगे कि आपका पर्दाफाश हो गया, यानी पर्दाफाश का अर्थ होता है सच्चाई का सामने आना। ठीक है, तो शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण क्या फैलाया जी? जन जागरण। जन जागरण मतलब होता है लोग, जन मतलब लोग, जागरण मतलब कि लोग में जागरूकता, लोग मतलब समझदार, लोगों को समझदार बनाने का प्रयास। विदेशी सत्ता से त्रस्त, त्रस्त मतलब होता है दुखी, यानी अंग्रेजों से दुखी जनता को सन्मार्ग दिखाने। सन्मार्ग मतलब होता है अच्छा मार्ग। क्या होता है जी? सन्मार्ग, अच्छा मार्ग। और एक होता है कुमार्ग, यानी कि खराब मार्ग, खराब रास्ता। एवं साम्राज्यवाद के विरोध में। किसके विरोध में? साम्राज्यवाद के विरोध में। साम्राज्यवाद यानी कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपने फायदे के लिए गुलाम बना लेता है तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो साम्राज्यवाद के विरोध में निर्भीक स्वर उठाने का कार्य। निर्भीक मतलब होता है बिना डरे हुए, निडर, बिना डरे उनके खिलाफ आवाज उठाने का कार्य प्रेस के माध्यम से ही किया गया। तो कहां से शुरू हुआ था जी? प्रेस के माध्यम से ही, अखबार के माध्यम से। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ प्रेस को माना जाता है। प्रेस हर देश का, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा उस देश की काफ़ी भलाई हो सकती है और होती भी है।
एक अखबार वाला देखिए, चाहे तो किसी को बहुत बड़ा बना सकता है, चाहे तो बर्बाद भी कर सकता है। आप कैसे हैं ये आपके आसपास वालों को पता है, पूरी दुनिया को पता, लेकिन प्रेस एक ऐसा माध्यम जो पूरी दुनिया को बताता है कि आप कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण कोरिया में जो किम जोंग है, कि उत्तरी कोरिया किसी साइड में है, वो बहुत बड़ा तानाशाह है। क्या आप लोगों ने उसको पास से देखा है? क्या उसके आप घर रहे हैं? या आपको खबर कहाँ से मिली? प्रेस के माध्यम से। तो आपके मन में उसके प्रति जो फिगर बना वो कैसा बना? गलत बना। किसने बताया? प्रेस से। अगर आज प्रेस कह दे किम जो बहुत ही समाज सुधारक, बहुत ही शानदार व्यक्ति है, लोगों पे दया करता है, लोगों की देखभाल करता है, तो उस बात को भी हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, क्योंकि हम देख तो नहीं न रहे हैं। तो प्रेस कुछ भी कर सकता है। हाल फिलहाल जो सुशांत सिंह का मामला इतना आगे गया था, किसके चलते गया था? प्रेस के चलते। प्रेस बंद हो गया, वो मामला भी बंद हो गया। तो प्रेस जो है वो चाहे तो किसी को भी बड़ा बना सकता है, छोटा भी बना सकता है। तो लोग जो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठाने लगे बिना डरे, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था प्रेस। अब प्रेस का अर्थ आप लोग ये मत समझिए कपड़ा प्रेस करने वाला प्रेस, ठीक है ना? यहाँ पे अखबार की बात की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से पहले समाचार पत्र देश में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से पहले समाचार पत्र देश में किसका काम कर रहे थे? लोकमत प्रतिनिधित्व। लोकमत मतलब होता है लोगों के मन के अनुसार प्रतिनिधित्व करना, शासन करना। मतलब कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना तो आ रही थी, आंदोलन की भावना तो जगी ही थी 1857 से, लेकिन होता है ना कि आग लगा हुआ उसमें घी का काम कर देना, मिट्टी का तेल का काम कर देना, वो प्रेस कर दिया। लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ तो पहले से आग भड़की हुई थी, और प्रेस आकर उसको और तेज कर दिया कि लड़ना ही है तो थोड़ा तेजी में लड़ो। देशभक्तों ने लाभ या व्यावसायिक दृष्टि से पत्रकारिता को नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया। देखिए बड़ा ही अच्छा लाइन है कि जो भी देशभक्त थे, चाहे राजा राम मोहन राय हो, इनके जैसे बहुत सारे नेता हों, जैसे महात्मा गांधी हैं, तो वे लोग पैसा के लिए अखबार नहीं चला रहे थे कि मुझे यहाँ से व्यावसायिक दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक दृष्टि मतलब होता है व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से वो लोग नहीं चलाते थे। वो किस लिए चला रहे थे? वो उनका एक मिशन था, और मिशन क्या था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। उसके लिए वो कोई भी नुकसान सहने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं था कि अभी के टाइम में क्या है कि कोई भी पत्रकारिता करता है, कोई भी अखबार में काम करता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है जी? कि वो पैसा कमाना चाहता है, बिजनेस है। लेकिन उस समय जितने भी लोग थे, वे लोग उसके लिए काम नहीं करते थे। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। यानी समाचार पत्रों ने लोगों को कौन सी शिक्षा देने लगी? राजनीतिक शिक्षा, राजनीति के बारे में। पहले देखिए आज के टाइम में क्या है, अब हर लोग राजनीति को समझता है। आप अपने गांव में देखिए, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी चुनाव के टाइम में बड़ा होशियार हो जाता है। जिसको पढ़ने का मतलब कुछ पता नहीं है, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक संपर्क नहीं है, लेकिन चुनाव के बारे में बात कीजिए तो आपको हरा देगा। हर आदमी के पास ऐसा हो चुका है। इसे कहते हैं राजनीतिक शिक्षा। और ये लोगों के पास आई कहाँ से? तो इसका भी कारण प्रेस ही है। प्रेस यानी कि टीवी, मीडिया ही बताती है कौन पार्टी किस तरह का है, और लोग उसी के अनुसार अपना अपना चुनाव करते हैं। नहीं तो सोचिए, जब अखबार नहीं होगा, मीडिया ने, कौन किसको जानता होगा कि पटना में कौन है, वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बनता है। हम लोग नीतीश कुमार को थोड़ा ना कि रोज जाके वहाँ पे बैठते हैं उनके पास। कोई है जी जाके वहाँ पे बैठता होगा जो वोटो देता होगा उनको? किसी से दूर दूर तक संपर्क है? नहीं है। लेकिन फिर भी देखो मेरे पार्टी के हैं। तेजस्वी यादव को कोई देखा है जी जाके पास से हाथ हाथ मिलाए हो, उनके साथ खाना खाए हो? फिर भी झंडा लेके आदमी घूमता है कि नहीं घूमता है?
इसका माध्यम क्या है? प्रेस है। प्रेस के माध्यम से आपने जाना कि फलानवा आदमी ये काम करता है। तो प्रेस बहुत बड़ा जरिया है आदमी को ज्ञानी बनने का, खास करके राजनीति में। किसमें? राजनीति में। वही कहा जा रहा है कि समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व तो किसके ऊपर ले लिया? अपने ऊपर ले लिया। अधिकांश समाचार पत्रों का रुख कांग्रेस की याचनावादी नीतियों से भिन्न थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उस समय हमारे देश में भारत की अपनी एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। ये बाद में चलकर सब धीरे धीरे बनी हुई है। और एक एंग्लो इंडियन प्रेस था जो किनका था? अंग्रेजों का था। तो कांग्रेस की याचनावादी नीतियों से भिन्न थी, मतलब उन लोगों का जो सोच था समाचार पत्रों का, अंग्रेजों का, वो यहाँ के समाचार पत्रों से क्या था? अलग था। राजनीतिक समस्याओं में भाग लेने के लिए समाचार पत्र जनता को प्रोत्साहित करते थे। पूरे वर्ष समाचार पत्रों में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों की चर्चा होती रहती थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या निर्णय लेती है, उन सबके चीज़ों के बारे में भारतीय प्रेस छापते थे। इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार द्रुत गति से होने लगा। द्रुत गति मतलब होता है तेज गति। क्या होता है? अब धीरे धीरे लोगों में मतलब इन सब चीज़ के बारे में जानकारी बढ़ने लगी। उन्हें भी लगने लगा कि भाई अगर हम लोग अपने देश में अंग्रेजों को हटा दें तो जो अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं हम लोग भी मतलब अपने देश में ही शासन कर सकते हैं और अपना जीवन काफ़ी सुखमय बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने देश के लोगों का भी जीवन अच्छा कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना भारतेंदु ने इन शब्दों में की है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उन्होंने अंग्रेजों की इस शासन व्यवस्था को किस रूप में आलोचना किया? आलोचना मतलब होता है टिप्पणी, शिकायत करना। क्या करना? शिकायत करना। क्या शिकायत करते हैं? क्या कारण है कि हिंदू मजिस्ट्रेट अंग्रेज को दंड न दे सके पर अंग्रेज हिंदू को केवल पक्षपात? उन्होंने पक्षपात पर एक लाइन लिखा है कि अगर कोई हिंदू मजिस्ट्रेट है, हिंदू मजिस्ट्रेट का अर्थ हुआ कोई हिंदुस्तान का कोई मजिस्ट्रेट है, कोई जज है, वो किसी अंग्रेज को सजा नहीं सुना सकता है, नियम था। लेकिन एक अंग्रेज जज हिंदुस्तान के लोगों को क्या सुना सकता था? सजा। क्या? वो फांसी भी दे सकता था छोटी छोटी बातों पे। तो क्या ये पक्षपात नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे साथ पूरा पूरा क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। अब ये सब बात सोचो, अगर अखबार में लिखा जाता है तो लोग पढ़ते होंगे, तो लोग के अंदर गुस्सा आता होगा। जैसे कि जहाँ पे पक्षपात हुआ तो वहाँ पे 10 आदमी हैं, 15 आदमी से 50 आदमी होंगे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पक्षपात हुआ, वहाँ पे 50 आदमी का आंदोलन करने से कुछ तो होने वाला नहीं है। लेकिन जब अखबार में आएगा तो पूरे देश के लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, तो देश की आबादी तो ज़्यादा होती है, पूरे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और वहाँ पे जब पूरी जनता इकट्ठा होती है तो कोई भी सरकार हो उससे क्या करना पड़ता है? उसके आगे झुकना पड़ता है। नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने ही किया। अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, इसके विरुद्ध भी प्रेस ने आवाज उठाई। आर्थिक दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए एक पत्र ने लिखा कि वाणिज्य, व्यापार, टिकस पर टिकस और मोटा वेतन ग्रहण करके राजपुरुषगण यहाँ से सब रुपया विदेश ले गए हैं। एक अखबार वाले ने लिखा, लोगों की आर्थिक दुर्दशा को देखकर, आर्थिक दुर्दशा मतलब होता है कि गरीबी। क्या होता है जी? गरीबी को देखकर, यहाँ की गरीबी को देखकर एक बड़ा ही मार्मिक चित्रण मतलब होता है एक मतलब मन को दुख देने वाला चित्र। उसमें उन्होंने कहा कि वाणिज्य, व्यापार मतलब कि जो बिजनेस है या किसी भी क्षेत्र से मोटा वेतन ग्रहण करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेतन कमा करके, पैसा कमा करके, ये जो राजपुरुषगण है, राजपुरुष मतलब होता है कि जो सरकार के आदमी हैं, ये सारा रुपये लेकर कहाँ चले गए हैं? विदेश। मतलब इंग्लैंड वाले यहाँ का सारा रुपया लेकर चले गए हैं और यहाँ के लोग केवल क्या रह गए हैं? तो कंगाल। क्या रह गए हैं जी? कंगाल रह गए हैं। यहाँ इतना रुपया नहीं है कि देश सामान्य कार्यों का खर्च संभाल सके। मतलब कि लोगों के पास उतनी भी आमदनी नहीं थी
उतने भी पैसे नहीं थे कि लोग यहाँ का नॉर्मल खर्च उठा सके। नॉर्मल खर्च मतलब खाने पीने तक भी हमारे देश में काफ़ी समस्या थी। पर इंग्लैंड के राजमंत्री भारत के गवर्नर जनरल से 5 गुना वेतन लेते थे। यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है ना, उससे 5 गुना वेतन कौन लेते थे? इंग्लैंड के राजमंत्री। मतलब यहाँ से अगर कोई आदमी किसी पद पर होता था, ऐसा नहीं था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में भारत जो थे, अंग्रेज जो थे, वो टोटल 6000 थे। कितने थे? 6000। पूरे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों तो एक ही में था। इतने जगह पर 6000 अंग्रेज राज करते थे। तो आप लोग बताइए, क्या 6000 आदमी सब चीज़ को कंट्रोल कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, यहीं से अपने चमचों को तैयार करते थे। समझ रहे हैं? इंडिया में ही लोग थे, चमचा कहाँ नहीं मिल जाते हैं। उन लोगों को बढ़िया कोई पद दे देते थे, पैसा आमदनी कर देते थे। अब वो लोग उनके गुलाम बन के पक्का भक्त। जितना अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार नहीं किया है ना, कुछ चमचों ने उनके साथ रहकर हमारे लोगों पे अत्याचार किया है। उनके आदमी बन जाएंगे, उनको क्या है कि भाई मुझे तो पैसा मिल रहा है, मुझे सुख सुविधा मिल रहा है, अंग्रेज के हम लोग आदमी हैं। और जो स्वीकार नहीं करता था उनकी गुलामी, तो उसको वो लोग सजा देते थे। परंतु भारतवर्ष कामधेनु तो नहीं है। कामधेनु समझते हैं? कामधेनु एक माना जाता है, एक दैविक गाय है। आप लोग विष्णु पुराण देखे होंगे कभी न कभी, उसमें गाय का सीन आता है कामधेनु का। कहा जाता है कि ऐसी गाय है जिससे जो मांगो वो मिल जाएगा, जिससे जो मांगो वो मिल जाएगा। इसलिए लोग, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होता है, तो लोग कह देते हैं कि कामधेनु गाय बकातर लगे। मतलब विष्णु पुराण में एगो सीन बा, एगो राक्षस जिसकी दखल हुई। देवता के गुरु मानल जाला बृहस्पति भगवान के, और राक्षस के गुरु मानल जाला शुक्राचार्य। केकरा के? शुक्राचार्य के। तो शुक्राचार्य भगवान शंकर के बहुत ज़्यादा पूजा करसु। एक बार इतना ना तपस्या कैले कि भगवान शंकर खुश होके बोलले कि बाबू अब जाग जा, बोला का चाही तरह। तो कहले कि हमरा संजीवनी मंत्र चाहिए। संजीवनी मंत्र का चाहिए? संजीवनी मंत्र। आ तो संजीवनी मंत्र का करबो? आ तो हमरा काम बरुए दी। तो संजीवनी मंत्र मिल गई कि कोनो भी आदमी जीव मर जाई, वो जकरा के चाहिए वो का हो जाई? जी जाई। वही बेरा के टाइम में एगो राजा रहे जना के नाम रहे सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु ओकर लगे मानल जाओ कि 1000 हाथी के बल रहे। सहस्त्र मन होले 1000, बाहु मतलब ओकरा हाथ में लगभग 1000 हाथी के बल रहे। पता ना वो बल कहाँ से आई रहे। और बहुत जब आदमी के लगे ताकत हो जाला तो सबसे पहले अत्याचारी हो जाला। जब मान ली कि हमारा अंदर का गइल बा, ताकत आ जाई, तो एकदम प्रमाण बा कि वो अहंकारी होखई के बा, वो घमंड में जिए लगी। अब सबे राम नानू हो जाई कि ताकत भी रहे, चुपचाप रही। तो का करो कि मैंने कहीं जाओ तो ऋषि मुनि लोग के मुआ देव, काट देव, वो लोग औरत लोग को जबरदस्ती उठा ले जाओ। मैंने समझ जाओ कि वो टाइम के शक्ति कपूर रहे। बात भेते न। तो वही बड़ा जन्म भई रहे भगवान परशुराम के नाम सुनल हो बोलोगे, जिन राम जी के बियाह के टाइम में जाते रहे, फेर से धनुषिया टूटता था, अटैक कैले बड़े, लक्ष्मण जी के टनले बड़े पूरा हो जाए, फिर शांत होकर चल गए बड़े। वही परशुराम जी के बाबूजी ऋषि जमदग्नि नाम रहे उनकर। क्या नाम रहे? ऋषि जमदग्नि। आ उनकर औरत क्या रहली? ऋषि के पत्नी रहली। तो एक बेर जबरदस्ती उनको को उठा ले गई रहे, जौना के चलते उनकर बाबूजी कहले कि जौन औरत के दूसर के छू देलस, वो औरत का हम एक्सेप्ट ना करम जब दोबारा अली तो। और अपना बेटा परशुराम से कहले कि अपना माई के घेट काट दो, अगर हमार बेटा हुआ तो घेट काट दो। अब कोनो भी बेटा से बात कहल जाए तो ठीक तो लागी ना, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा,
घेट काट दिले। और वही बेरा से उनका खीस भइल राजपूत जात से, काहे कि सहस्त्र बाहु रहे बाबू साहब। कहले एक जना धरती पर ना जी है, आज हमारा बाप महतारी के बीच में जना सिस्टम चल रहा बा, लाइन से सारा जना काटल स्टार्ट, निमन रहा कुछ कैले रहे चाहे ना कैले रहे। और कहल जाला वो तू लेकिन देखिए रामायण में एक बात तू कहले लक्ष्मण से कि तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो, अभी तुम जानते नहीं हो मुझे, मैंने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया है। इस लाइन का आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। 21 बार, मतलब जब जब कहीं से पनक जाओ लो तनी मनी ना होला, 2-4 दिन बच गई लो, पनके लो पता लागे तो जाकर अटैक कर दी, आउ के उसे कोई हारल ही ना रहे। तो रामो जी तो रहे हुए, तो राम जी कहा चली हाला मत करी, ढेरे नहीं है नहीं, ढेर कूदत नहीं, नहीं बोला तो बुझा तो चढ़ल जाते नहीं। तो देखे ले सीन में देखले बड़े कि हम के हई, विष्णुवाल के फोटो देखावत रहे, वो चित्र चल रहा मतलब देखत नहीं के ह, तो उनका दिमाग खराब गिरी भाई ई का हो, कहले काम करी जाई, ओवर ना करे के हो गइल बा, एक आदमी गलती कैले से मार लगा सारा जना काटे लगनी। मान लो कि एगो जादू जी ले कहीं लाठी चला दी तो सब जादू जी को मुड़ी फोड़ दिहल जाई, जे गलती कैले ओकरे के सजा दिहल जाई। तो वही गलत कैले मैंने राम जी समझाओ तरी गलत चीज है। हाँ जे गलती करे ओकरा के सजा देवे के चाहिए, वो दे चुकल बनी, सहस्त्र बाहु करे मार चुकल बनी, ओकरा बाद कितना जना गुरवा देहनी उ लोग का कैले रहे। तब उनका जब बुझाइल कि हमरा से गलती भइल, बा आदमी के गुस्सा में बहुत सारा, ओकरा बाद अपन सब अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिले, कहले कहियो ना आज के बाद हम कहबो ई सब प्रयोग ना करे, जे गलत करे ओकरे के कुछ सजा देवे के चाहिए, जे गलत ना करे ओकरे के सजा ना देवे के चाहिए। हमने के संविधान में भी बात भाई कि दोषी को सजा मिले या ना मिले, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमारे देश में कोई भी केस बड़ा लंबा चलता है, पता बा कि मर्डर कैले बा, फिर भी ओकर केस बहुत दिन ले चलावे की कोशिश कैले कि देखल जाओ कहीं गलती से ऐसा नहीं है कि गलती से सजा दिया जाओ, बाद में पता चले कि नहीं गलती ना कैले रहे। यही से एक दिन केस हमने मनाव रहा, बरस बरस लाग जाला, तुरंत फैसला ना आवेला। तो कामधेनु गाय थी ऋषि जमदग्नि के पास, और गाय से जौची मांगल जाओ तौची मिल जाओ, नहीं खाना मांगल जाओ तो खाना आ जाओ, 4 गो भैंस मांगल जाओ तो भैंस आ जाओ, मैंने कोनो भी चीज की कमी ना हो, ओकरा कामधेनु गाय कहा जाला। यहाँ पे इस अखबार वाले ने यूज किया है कि भारतवर्ष कामधेनु तो नहीं है, मतलब ये जो अनलिमिटेड ताकि पैसा रहे ना, अरे कोनो भी देश के लगे अर्थ थोड़ा कि अनलिमिटेड चीज बा, कामधेनु गाय से कहल गई, समझ में आ गई कामधेनु काहे कहल जाता है। कामधेनु गाय के लगे सब चीज रहे, जौची मांगो तौची मिल जाई। यही चीज के देख के सहस्त्र बाहु के खीस भई रहे, वो कामधेनु गाय के देख ले रहे कि रे भाई तो जौन मांगो तो तौन मिलता। कारण का रहे कि रास्ता से एक बार जात रहे, तब तक ऋषि जमदग्नि के आश्रम पड़ल, तो कहलक तो रुकत तनी, तो गए तो एक सेना उना पूरा रहे, तो कहला से तू तो हुआ ब्राह्मण भीख मांग के खाए वाला, तरले कहाँ से खिया गई, मनी कहले बैठी पानी पी के जाए, तो हंसे लागल कि रह दिया अपन देखल लपेट चलता है, तो कहले वो बैठी ना व्यवस्था करते नहीं, तो ना जानते बैठल लो, तले 10 मिनट लागल, हम खाना टना टन आ गए सारे जने के, दिमाग ओकर खराब रही हो ही ना, देखे VIP खाना खियाओ तो टेंशन हो न जाला। गरीब आदमी घरे अगर मान लो कि काल के 5 गो स्कॉर्पियो लाग जाए, जरा घर साइकिलो ना तो अगल बगल लगे टेंशन हो जाई, अरे यार कहाँ से मार दे साथ रही। मान लो धनिक आदमी किन ली तो लोग ध्यान ना दी, अपने एरिया का मान लो साई जी धनिक बड़े, ऐसा बहुत लोग बा जब परमेश्वर बड़े, ये लोग 4 चक्का 4 गो किन ले तो कुछ कही, लोग जानता कि आमदनी बा। अब मान लो कल ठेला ढाला पलाए कि मीट बेचते, अच्छा मान लो रिक्शा खींचता, कल एगो VIP मर्सिडीज कार हवाई जहाज उतार दे तो टेंशन तो हो ही जाई भाई, अरे भाई कहाँ से आग कर लगे, एक टेंशन भई रही पंडित जी वाला कहाँ से कौन दान मरले भाई, कहले बाबा कहाँ से कोई सिस्टम चलता, तो पंडित जी रहे सीधा क्या बुझाइल ना, कहले कि हमारा कहीं गाय बिया, गाय से जोची मांगे जाए कामधेनु गाय ही, तो कहल से गैया हमरा के दे दे, रउआ का करें खाई पी के नहीं बा, हम व्यवस्था करवाए तनी, हम ले जाए तो इसे सेना बुलवाए, जितना सेना मांगे उतना सेना में से निकली, उनमें से जौची मांगे निकले लगे पेटवा में से,
अरे यूट्यूब पर जाके देखे लगी ना, कामधेनु गाय लिखे लगी ना, चाहे ऋषि जमदग नहीं, खूब आवेला। जौची मांगल जाई उतना तो ई ना देहले, कहले कि ना इन्हें की दे सको, तो कहलक तब मुँह आदिम तरह के, तो कहले तब ठीक बा लड़। तो अब सेना अटैक कैलस, करीब 3-4 हजार सेना ले गए अटैक कर मुआवसन। तो तू अपना गैया से कहले कि इनका से 3 गुना सेना दी तो नहीं, तो लेके 3 गुना सेना, इतना ना सेना आगे कुछ डरा आ गई कि बाप रे कहाँ सेना आ गई री, भागले हो से कह से रे काम गबड़ा गई बा, एक साथे अब एक हरावल मुश्किल बा, कहले ऐसा सिस्टम बा कि हम कितनों लेके जाए तो बीसा पड़ जाए। तो वह चोरी से उनका औरत के उठा ले गई, कहलक देव तो लौटाएम न तो ना लौटाएम। अब वो खिस्सा खिसी जो आगे कहानी बताइए, बहुत लंबा कहानी बड़ी सबकुली चल रहा है। यह सब अंग्रेजों को जान लेना होगा, ये सब अंग्रेजों को जान लेना होगा कि भारत कोई कामधेनु गाय नहीं है कि यहाँ पे अनलिमिटेड सब चीज़ है, हर चीज़ लिमिटेड में है। आगे है, देखिए कहीं पे अगर कोई दिक्कत कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। भारत मित्र ने भारत से चावल निर्यात का विरोध किया। भारत मित्र नाम का एक अखबार था, उसने अपने अखबार में लिखा कि जो भारत से चावल का निर्यात होता है, मतलब भारत से इंग्लैंड जो चावल भेजा जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देश में गरीबी आ रही है, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं और अंग्रेज लोग इससे क्या हो रहे हैं, धनी होते जा रहे हैं। भारत की शोचनीय आर्थिक दशा पर समाचार पत्र के विचारों में मतभेद था। भारतीय समाचार पत्र इस दुर्दशा के लिए अंग्रेजों की शोषणकारी नीति को उत्तरदायी मानते थे, जबकि एंग्लो इंडियन प्रेस भारत को इस दुर्दशा से निकालने में अंग्रेजी राज को ही सक्षम मानते थे। जैसा कि आप लोग कल पढ़े थे कल के क्लास में कि भारत में 2 प्रकार के प्रेस थे, एक था भारतीय प्रेस और एक था एंग्लो इंडियन प्रेस। तो एंग्लो इंडियन प्रेस का मानना था कि अंग्रेज भारत के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन किसी भी भारतीय प्रेस को ये मंजूर, वो कहते थे नहीं सब गलत करता है, शोषण करता है। अधिकांश समाचार पत्रों की नज़र में भारत की वास्तविक समस्या राजनीति से कहीं अधिक आर्थिक थी। समाचार पत्रों द्वारा भारत से धन के निष्कासन को रोकने का आह्वान किया गया। मतलब भारत के जितने भी समाचार पत्र थे, सभी समाचार पत्रों ने लिखना शुरू किया कि हम भारतीयों को ये प्रयास करना होगा कि अंग्रेज जो हमारे देश से सभी धन लेके जा रहे हैं, हमारे देश को गरीब कर रहे हैं, इसे हमें रोकना होगा। गर्मियों में राजधानी शिमला स्थानांतरित करने की भी आलोचना समाचार पत्रों ने की। पता चला कि ये लोग अंग्रेज जो हैं गर्मी के मौसम में शायद शिमला में अपनी राजधानी ले जाने वाले हैं, और इसका भी उन्होंने विरोध किया। शिमला एक ठंडा जगह है, नाम सुने होंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, लोग गर्मियों में वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। स्वदेशी का भी समर्थन इनके द्वारा किया गया। स्वदेशी समझते हैं, मतलब कि हम अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करिए, स्वदेशी कहलाता है। जैसा अखबार ने लिखा कि स्वदेशी हिंदुओं से अधिक मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा। अब देखिए अखबार वाले क्या फैलाने लगे फिर से कि अगर स्वदेशी आएगा तो हिंदुओं से ज़्यादा किसको फायदा होगा, मुसलमानों को। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेस ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वास तथा अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव को लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। राम मोहन राय, विद्यासागर, केशव चंद्र सेन आदि जैसे समाज सुधारकों ने जनमत हेतु प्रेस को अपना हथियार बनाया। ये सभी लोग क्या थे, समाज सुधारक थे, और इन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में जितने भी गलत कार्य हो रहे थे उन गलत कार्यों को दूर करने के लिए बराबर प्रयास करते रहते थे। आगे है, भारतीय नरेशों, नरेश मतलब होता है राजा। भारतीय नरेशों के प्रति संपादकों ने सदैव सकारात्मक रुख अपनाया। जब भी सर्वोच्च सत्ता द्वारा इनके अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता था, प्रेस उसकी आलोचना करते थे। यानी कि जब भी भारतीयों का शोषण होता था, भारतीयों के साथ कहीं भी कोई समस्या होती थी,
तो प्रेस के द्वारा क्या की जाती थी? सरकार की आलोचना की जाती थी, मतलब उनकी शिकायत की जाती थी। जैसे कि आज भी आप लोग देखते हैं कि आए दिन अगर सरकार कोई भी गलती करती है तो प्रेस उसका क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, जिससे सरकार डरने लगती है कि अगली बार हमारी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। प्रेस नरेशों के नैतिक उत्थान। नरेश मतलब होता है राजा, नरेश मतलब क्या होता है? लुगना कहला फलानवा नरेश, हथुआ नरेश, यानी हथुआ के राजा। नरेशों के नैतिक उत्थान तथा प्रजा के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में उन्हें जागरूक भी करता था। और जितने भी राजा होते थे ना, छोटे छोटे राजा, उनको प्रेस ये प्रयास करता था कि आप लोग अपने लोगों पर ध्यान दें, क्योंकि राजा लोग जो होते थे ना, अधिकतर राजा अंग्रेजों का चाटुकार होते थे। अंग्रेज उन्हें वेतन देते थे, भले वो नाम के राजा होते थे, और वो अंग्रेजों की तरफ ही रहते थे, जबकि होना चाहिए उन्हें अपने लोगों की तरफ। तो प्रेस ये प्रयास बराबर करता था कि आप लोग अपने लोगों पर ध्यान दीजिए। कूच बिहार, पटियाला, रामपुर के शासकों द्वारा प्रजाहित को अवहेलना कर मनोरंजन और व्यसन में संलिप्त रहने पर समाचार पत्रों ने कड़ी आलोचना की। यानी कि ये जो राजा थे न जगह जगह के, ये लोग क्या करते थे? मनोरंजन और व्यसन में संलिप्त। मनोरंजन मतलब होता है इंटरटेनमेंट, और व्यसन मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझ लो ना, अय्यासी, ऑर्केस्ट्रा चलाना, मजा लेना। अपना जीवन लोग बढ़िया से जीता था, राजा लोग ना अपना जीवन बढ़िया जीता था। एकदम अंग्रेज लोग व्यवस्था कर देता था, ठाट बाट, खाना पीना सब, भाड़ में जाए जनता, क्या हो रही है, मर रही है, कुछ भी करे। अब सब कोई वीर कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं था। इन लोगों को भी ऑफर मिला था कि आप लोग क्या दिक्कत है, क्यों जरूरी है आंदोलन करना, मजा लीजिए लाइफ का, छोड़िए हम पे शासन, हम लोग चलाएंगे। लेकिन मर गए, लेकिन जब तक जिंदा रहे अपने लोगों को कष्ट नहीं होने दी। लेकिन सब राजा ऐसा नहीं था, मैक्सिमम राजा सब चाटुकार था। बोलता था कि झूठ मूठ के टेंशन ले हो जाएगी, एगो जिंदगी मिलल, मजा से खा पियो, तो वो अपने बारे में सोचते थे। तो इसकी समाचार पत्र आलोचना करते थे, शिकायत करते थे। कुछ समाचार पत्र ने अपव्यय कारण लॉर्ड कर्जन के उन कदमों का स्वागत किया जिसके द्वारा नरेशों पर विदेश जाने के बारे में प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड कर्जन ये एक अंग्रेज का अधिकारी था, बड़ा ही खतरनाक था। तो ये राजा लोग इतने नीचे गिर चुके थे ना कि जब लॉर्ड कर्जन आता था तो ये लोग स्वागत करने के लिए जाते थे। मतलब कहने का अर्थ है, एक अंग्रेज का स्वागत एक राजा क्यों करेगा? लेकिन ये लोग राजा नहीं थे, नाम के राजा थे उनके नौकर ही थे। क्या जी? नौकर ही। जैसे कि सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो वो टाइम था, माना जाता है कि अकबर का टाइम था। आए, उनसे बोले कि हमको यहाँ पे व्यापार करना है, लेकिन अकबर बोला कि नहीं, दूसरे देश वाला आएगा तो हमेशा यहाँ पे गलत चीज़ ही सोचता है, एक काम करो आप लोग निकलो, यहाँ पे जगह नहीं है। कि कोई भी विदेशी आदमी अपने देश में आकर के अगर चाहता है कि वो बिजनेस करे तो पहले प्रधानमंत्री का आज्ञा होना चाहिए कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे ज़मीन दीजिए। प्रधानमंत्री की इच्छा होगी तो वो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इस समय प्रधानमंत्री, उस समय क्या होते थे? राजा होते थे। भगा दिया, बोला कि ना, निकलो तुम लोग यहाँ से। फिर वो लोग आए उसके बेटा के टाइम में, मैंने वो तो मर गया अकबर, उसका बेटा जहांगीर जो सलीम था, उसके टाइम में आए। जहांगीर भी बोला कि ना ना, जब मेरे पिताजी ने हटाया था तो कुछ सोच के ही हटाया होगा, एक काम करो निकलो तुम लोग यहाँ से। तो होता है ना, घर के भेदी लंका ढा। घर में कोई ऐसा संतान जन्म लेता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाए काम। तो उन्हीं के बेटे थे शाहजहां। जहांगीर के बेटे कौन थे? जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। वो सूरत में एक छोटे से राजा थे, जैसे मुख्यमंत्री बुझल लोग, तो लोग मुख्यमंत्री बेटा लोग रहे, लोग बाप प्रधानमंत्री रहे। तो अंग्रेज बड़ा दिमाग के तेज होते थे, पता किए कि भाई कौन है में कोनो तो एक घर में होई जो मैंने कोनो चीज के शौकीन हुई, कपड़ा उपड़ा कुछ के, और अंग्रेज सन के लेकर मशीन रहे। अब भारत में मशीन ना रहे, मशीन से कोनो चीज बनला तो जाहिर सी बात हाथ से तनी सुंदरे हो जाला, सस्ता भी रहेला।
पता लगा कि सूरत में एगो लड़का के राजा बड़े, उनका के निर्माताओं का राजकुमार कहल जाला। मैंने नया नया चीज़ पे बड़ा ध्यान दी, जैसे कि पेंटिंग कई, डिजाइनिंग कहीं तैयार कई, गैलो सन कुल डिजाइन कपड़ा उपड़ा लेके डिजाइन के सामान देखले तो बड़ा खुश भले, कहले बड़ा बढ़िया चीज़ बा। आ तोरा और अगर आज्ञा होखे तो हमने के बेच ली सन तनी मनी, एगो ना होला निहोरा कर लगल सन। शाहजहाँ कहले ठीक बा बेच लो लोगी, नहीं से क्या कर उनका अंतर कि बड़ा प्लान को गाइल बड़ा सन। जहांगीर माना कैले गलत हो रहा बा, बाबूजी माना कैले कुछ सोच के कैले हुई है, वो हमने से ढेर तेज रहा है। तो जानते बड़ा सबके जरूरी बा कि बाप के बात मानिए ली, हिंगे चल कहलक ठीक बा कर दर्जन करे के बाद तुम ठीक बा। तो अंग्रेज खैर पूरा व्यापार कैल सन, इतना जल्दी थोड़े के चढ़ बढ़ जाई। जहांगीर मर गई, शाहजहाँ के टाइम आयल, व्यापार और ही बढ़े लागल। शाहजहाँ के बाद लड़का अल औरंगजेब। औरंगजेब आयल तो अंग्रेज रहल सन, लेकिन वही बेरा से काम चालू हुई लोकनी के प्लानिंग। औरंगजेब मरले, हम कर लड़का लोग बहादुर शाह जफर शाह ने काट कूट के खत्म कर अंग्रेज शासन स्थापित कर ले। तो कोनो चीज में टाइम लागल, इतना जल्दी थोड़े कोनो हो जाएगी, लेकिन जड़ तो कहीं ना कहीं रहे। तो ये राजाओं का मौज मस्ती है कि लोग फायदा उठा लिया अंग्रेज लोग आके। प्रेस भारत की विदेश नीति की खूब समीक्षा करती थी। बर्मा युद्ध, बर्मा एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है। सिक्किम तथा तिब्बत के प्रति नीति, सिक्किम हमारा राज्य है, ठीक है ना, और तिब्बत जो है वो हमारा पड़ोसी देश है जो चीन के सटा हुआ है, चीन से सटा हुआ है। लेकिन चीन कहता है कि तिब्बत कोई देश है ही नहीं, वो तो हमारा हिस्सा है, और आज वो जबरदस्ती तिब्बत को अपने आप में मिला भी लिया है। लेकिन तिब्बत है अलग देश, लेकिन छोटा देश है, कमजोर है, तो उसको अपने में जबरदस्ती हथिया लिया, क्योंकि जो काम पहले अंग्रेज करते थे अब चीन करता है, ठीक है ना। अफगानिस्तान युद्ध, हमारा पड़ोसी देश ही है। तुर्की के प्रति नीति, ये भी एक देश है। दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं, रूस जापान युद्ध का वर्णन और सरकार की नीति की आलोचना प्रेस ने खुलेआम की। प्रेस ने ग्लैक्स्टन की बर्मा संबंधी नीतियों की आलोचना करते हुए स्पष्ट कि युद्ध इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए लड़ा गया था, न कि भारतीयों के सुरक्षा के लिए। होता क्या था ना, प्रेस तो था नहीं इंडिया में, तो अंग्रेज लोग जानते हो क्या करते थे, इनका तो आदत था कि जहाँ भी पता चले फलानवा जगह को देश से कमजोर है, चलो अटैक करो, उसको अपने कब्जे में करो। तो अटैक करने के लिए भाई सेना भी तो चाहिए ना। तो अंग्रेज लोग क्या कहते थे अपने देश में आकर के लोगों से कि देखो भाई, हमारे देश पर कोई दूसरा कोई अटैक कर दिया है, क्या आप लोग चाहते हैं कोई आके यहाँ पे शासन करे आप पर, चाहते हैं कि आप पर कोई जुल्म करे, जो जुल्म खुद करते थे वही कहते थे। तो लोग कहते थे कि नहीं, तो चलिए हम लोग को लड़ना होगा उनसे, ले जाकर लड़वा देते थे युद्ध में। इंडिया के लोग सब ने कटा मारा जाओ लोग। बाद में प्रेस ने लोगों को बताया कि रे चोट्टा, ये सब में तुम लोग मत जाओ, ये सब बुर्बक बना रहा है, वो उस देश को गुलाम बनाने गया था, तुम्हारा इस्तेमाल किया वहां पे। समझ में आ रहा है बात, इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया के लोगों का, नहीं जाना है। लेकिन प्रेस नहीं था तो लोगों को क्या पता था, प्रेस आए तो लोग अरे भाई तो हमको बलि का बकरा बनवा रहा है सब जगह। हम लोग को लग रहा था कि हम इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़वा किसके लिए रहा है, अपने फायदे के लिए लड़वा रहा है ये। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रयासों का भारतीय प्रेस में उल्लेख किया गया। अभी गांधी जी भारत में नहीं आए थे, आपको पता है ना। 1892 में केस लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका, और वहां पे जाकर के 1914 तक रह गए, 8, 14, 22 साल तक, 22 साल तक वहीं पे अपना जीवन बिता दिए, ठीक ना। और आके वहां का सारा स्थिति ठीक ठाक करके यहाँ से रिटर्न हुए थे। उसके बारे में अखबार वालों ने छापना शुरू कर दिया कि भाई गांधी जी अपने देश के हैं, और देखो दूसरे देश को आज़ाद कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, और उसको आज़ाद करा के भी आ रहे हैं। तो लोगों में बहुत सारा उत्साह था जब गांधी जी रिटर्न हो रहे थे कि भाई जो दूसरे देश को इतना कर सकता है अपने देश के लिए तो कुछ करेगा ही, और किया भी। आए, रिटर्न हुए, और वहीं से अभी धैर्य लाद धैले भारत में तले लोग कहला तन चली तन स्थिति हमनी के देख ली, कहले आओ ते
एक से पिटा उटा के तब दूसरा के लगा दे लेकिन तू लगे हमरा के तन दम धल लेकिन यार 1947 में बेचारू के पिटा उटा के देश आजाद करा ले आ तनि मैंने आयल सुख के टाइम तो कुछ लोग ना बर्दाश्त गोली मार दिए। बताओ देखो वैसन आदमी के सोचे के पड़ेला, वैसन आदमी के लोग गोली से मार दिए जो आदमी के ऊपर लाठियों न चलैले रहे। मैंने बोला नहीं गोली से हुआ आदमी माराला जे कबो गोली बंदूक चलैले होके केहू मरले होके तो सुनाला कि फलानवा मर गईले। बताओ जन आदमी केहू के मैंने थापड़ से एक थापड़ ना मरलस ओकरा के लोग गोली से मार दिहल, कितना आत्मा में उनका दुख लागल। मैंने सब कॉइन या निमन टाइम तो चटका दिल सन। शुरू में अंग्रेजों के विरुद्ध बोअर विजय से भी भारतीय प्रेस खुश थे। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-05 में। रूस की पराजय को समाचार पत्रों में आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद बनने के अवसर के रूप में देखा। जैसे कि आप लोग पहले पढ़े हैं कि 1904-05 में रूस और जापान के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था जिसमें जापान जीत गया था। रूस क्या हो गया था? जापान एक बहुत ही छोटा देश है, रूस के आगे बहुत ही छोटा है, और वो लोग हरा दिया था। तो लोगों के मन में ये प्रेस वाले भरने लगे कि जब इतने कम लोग इतने छोटा देश एक बड़े से देश को पराजित कर सकता है तो हम लोग तो इतना ज़्यादा है, अगर मिल जाएंगे तो अंग्रेज क्या है। समझ में आता बात? चढ़ावल पूरा जोश भरल शुरू हो गया एग्जाम्पल दे के, क्योंकि आदमी को अगर एग्जाम्पल दे तो आदमी जल्दी समझ जाता है किसी चीज़ को। जैसे कहा जाए कि मान लो आपको ये छत उठाना है तो आपका दिमाग काम करेगा भाई ये छत उठाए, लेकिन कह दे वो आदमी रहेगा किले उठा के धो दिल रहे हैं तो आदमी ट्राई लगे मारे कोई हमरो से उठ जाओ। समझ में आओ तर बात ना? ऐसे होला देखा देखी काम होली सर। जैसे कोई भी काम पहली बार कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन कोई कर देगा ना तो सब कोई करना चाहेगा कि भाई इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं। रूस का मध्य एशिया में बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेज काफी सहमे हुए थे। ऐसी स्थिति में रूसी प्रशासन की भारतीय प्रेस द्वारा प्रशंसा कर अंग्रेजों पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा था। आगे है तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को सरकार एवं जनता के समक्ष रखने में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1917 में एक आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, पढ़े थे 4 पाठ में, और गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। और वो आंदोलन हुआ था, तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। उसको आज़ाद कराने के लिए सही मुसलमान भारत के इकट्ठा हो गए थे। तो गांधी जी ने सोचा ये समय अच्छा है हिंदू मुसलमान को इकट्ठा करने का। तुरंत सबसे आगे खड़े होकर हम तुम लोगों का क्या देंगे? साथ देंगे, क्योंकि उनको पता था कि देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों चाहिए। कोई एक रहेगा तो ये देश कभी भी आज़ाद नहीं होगा। और वहीं से गांधी जी को सबको ही मानने लगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हालांकि सर सैयद अहमद खां सहित कुछ लोगों के विचार भिन्न थे। एक व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां, तो और गांधी जी विचार दोनों के अलग थे। अरमानिया एवं बाल्कन मुद्दे पर मुस्लिम प्रेस, जमींदार, अल हिलाल, तौहीद, हमदर्द, कॉमरेड आदि ने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करते हुए संपूर्ण देश में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना जागृत कर दी। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रेस ने सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण कर लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध का मार्ग प्रशस्त किया। संपूर्ण देश के लोगों के बीच सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का कार्य भी किया गया। विदेशी राजनीतिक घटनाओं से स्वतंत्रता आंदोलन को अनुप्रमाणित करने का कार्य भी प्रेस ने किया। लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध ने भी राष्ट्रीय आंदोलन एवं जनमानस को उद्वेलित किया। लॉर्ड कार्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने तो भारतीय प्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को नया जीवन प्रदान किया। लॉर्ड कार्जन ने क्या लगाया था जी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ताकि कोई भी, कल भी बताए थे कि कोई भी प्रेस वाला अपने मन से कुछ छाप
नहीं सकता है, जो अंग्रेज कहेंगे वही छापा जाएगा। और फिर इसने बंगाल विभाजन करवा दिया। इस पे अखबार वालों ने पूरा इसका फायदा उठाया और लोगों के मन में काफ़ी इनके प्रति इनकी सच्चाई लाने का प्रयास किया कि अंग्रेज कभी भी हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम सभी देशवासी इनका क्या करें, विरोध करें। इस काल में हिंदू मुस्लिम दोनों प्रेस ने ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच एकता लाने का प्रयास किया। यानी कि ईसाई का समझ रहे हैं, अंग्रेज क्या थे, ईसाई न थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान सोचने लगे कि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक देश आज़ाद नहीं होने वाला है। निजाम उल मुल्क और अखबार आम ने ईसाई सरकार के विरुद्ध एक संगठित जनमन बनाने का आह्वान किया। मुस्लिम प्रेस ने सांप्रदायिक दंगों के प्रति भी तार्किक दृष्टिकोण अपनाया तथा सरकार द्वारा उकसाने वाली नीतियों को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं किया। यानी मुसलमान लोग भी इस चीज़ को समझ गए थे कि ये लोग अंग्रेज क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान को लेकर उकसा देते हैं। उकसाना समझते हैं, और भड़का देना, और हम लोग आपस में क्या हो जाते हैं, लड़ जाते हैं। इसका पूरा फायदा ये लोग उठा लेते हैं। प्रेस ने गंगा जमुनी संस्कृति का पक्ष लेते हुए सांप्रदायिक एकता बनाए रखने में भी प्रशंसनीय भूमिका निभाई। कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत फूट के पश्चात नरम दल के नेताओं ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस का सहारा लिया। नरम दल आप लोग समझते हैं, गांधी जी नरम दल से थे, मतलब जो अहिंसावादी थे, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो नरम दल के लोग थे। जो गरम दल के लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लोग गरम दल वाले थे। तो गरम दल वाले लोग ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है, नरम दल वाला आदमी ढेर दिन जीता है, क्योंकि पता है जो गरम दल होगा वो कहीं ना कहीं गलती करेगा, कहीं ना कहीं बंदूक उठाएगा, किसी को मार देगा, लाठी डंडा मारिए देगा। तो जिसको लाठी डंडा मारा जाता है उसको अंग्रेज पकड़ के गोली मार देते थे। लेकिन जो आदमी किसी पे एक चटकन नहीं चलाएगा, उसको अंग्रेज को भी हिम्मत नहीं होता था कि इसको जेल कैसे करें, चाहे इसको पीटे कैसे। नहीं तो गांधी जी के साथ क्या था, गांधी जी जानते थे कि अगर हम चटकन चला देंगे तो देश आज़ाद नहीं होगा। अभी तक जितना लोग आए हैं क्रांतिकारी, ये सब लोग यही गलती करते हैं, मारामारी पे उतर जाते हैं। अंग्रेज लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, तुम मारो मुझे, मैं बर्दाश्त करूंगा। और अंग्रेजों को मजबूरी थी, गलती से गांधी जी अगर मर गए, पिट उठ दिए, कहीं मर गए, तो ये पूरा देश बौखलिया जाएगा कि सीधा साधा आदमी को लोग मार दिया। क्योंकि सीधा साधा आदमी केहू पीटेलन तो बगल वाला एक हिस्स होला, जैसे कि 2 गो लड़का लड़त रहे, एगो लड़का चुपचाप ताकत है, ओकरा का मारता, तो लोग बताओ लोग केकरा केस से हुई, जब सीधा ओकरा के लोग उनका एक कूट दी बढ़िया से, पता है चुपचाप लड़का कितना सीधा बैकर कहीं गरिया होता मारता, लोग मुहा जाला तुरंत। आ दोनों ओर से फाइटा फाइटी चलता तो लोग अरे बनचर लड़त रहता, देखा देखा कुकुर खाए लड़ता रहता दोनों। ठीक बा, सिंपल है। अपने आप को जब देखो ना कि 10 आदमी देख रहे हैं ना, पिटाना शुरू कर दो। लेकिन हमने के अंदर कर रहा है, लोग देखो तो हमारी बेइज्जती हो जाए। अरे बेइज्जती तब बोला जब मारा मारी होला, तुम चुपचाप सुनो, बर्दाश्त करो, उसके बाद देखो चर्चा कैसे होती है। चर्चा उसके बाद होती है कि देखो कितना मतलब सभ्यता के अंदर ये लड़का जी रहा है, चाहे लड़की जी रही, कि मतलब इतना वो सामने वाला कहा लेकिन कुछ नहीं बोला, और वो कितना उदंड परिवार से है, मतलब वहीं से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। लेकिन हमारी सोच उल्टा होती है, हमारी सोच उल्टा होती है। हम लोग सोचते क्या है, पुजवा पीट दले बिया तो नेहवा शांत रह जाई, ठीक न। तो कहने का अर्थ है कोई हारने वाला नहीं है। चलिए देखिए, दूसरी तरफ बाल लाल पाल, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और पाल थे बिपिन चंद्र पाल थे। इनको लाल बाल पाल कहा जाता था। के नेतृत्व में अतिवादी राष्ट्रवादों के विचारों का भी फैलाने का कार्य प्रेस ने किया। दोनों पक्ष के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता नई समाचार पत्र के संस्थापक तथा संपादक भी थे। फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गांधी सारखे महान नेता संपादकीय के द्वारा
समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जनमत जुटाने का प्रयास किया। जनमत का अर्थ समझते हैं आप लोग? जनमत का अर्थ होता है मतलब अधिक से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा करना अपने आंदोलन के लिए। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने आम जनता से भावनात्मक संबंध स्थापित कर राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में उन्हें तैयार किया। इस प्रकार भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीयता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने, विभिन्न समुदायों को बीच की दूरी समाप्त करने एवं शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करने का कार्य कर राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तीव्र किया। तो ये था राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका, उसका प्रभाव। तो आप लोग समझ पाए होंगे। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें आप लोग, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।